नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये 2 चरण में बनेंगी। पहले चरण में पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित होगी, वहीं दूसरे चरण में गुरुग्राम का नंबर आएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में जमीन का चयन किया जा रहा है। दो फिल्म सिटी जिनकी घोषणा हो चुकी है, उसके निर्माण की बात आपने कही है। हरियाणा सरकार ने फिल्म जगत को बढ़ावा देने के और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 चरणों में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में जिला पंचकुला के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन भी निर्धारित की जा चुकी है और इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट लगाने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में हम गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण वो किया जाएगा। इसके लिए जमीन की चयन प्रक्रिया जारी है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने 1 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बस्तर अंचल की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप समेत तमाम लोग मौजूद रहे। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने बस्तर पंडुम को अगले साल में राष्ट्र महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। गृह मंत्री ने कहा कि देश भर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि बस्तर अब बंदूक नहीं, विकास की आवाज से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हर नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के सलूम नाश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। नक्सलवाद फिर से जड़ न जमा पाए, इसीलिए इसका समूल नाश जरूरी है। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच में ही तेलंगाना में 85 नक्सलवादियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। मिली जानकारी के मुताबिक भद्रादी कोतागुडेम मल्टी जोन 1 के आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के समक्ष पुलिस मुख्यालय पहुंचकर 86 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया। जिन 86 माओवादी पार्टी सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता कृष्णा पटेल से। कृष्णा, जिस तरीके की खबरें सामने आई है, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा और दूसरी तरफ 80 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय बस्तर दौरा था। वो दंतेवाड़ा में जिले के बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में कल शिरकत किए। उसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सली तेलंगाना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है, जिसमें 66 पुरुष माओवादी हैं और 20 महिला माओवादी है, जो अनेक घटनाओं में शामिल थे। जो ये आत्मसमर्पण किए हैं, ये
ये काफी हार्डकोर नक्सली हैं और जी इनकी जो आत्मसमर्पण की मुख्य वजह है जो सरकार की नीतियां, जैसे कि आत्मसमर्पण नीतियां ऐसे चलाए जा रही हैं सरकार के द्वारा, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जी जी बिल्कुल कृष्णा, एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई नक्सली हथियार डाल रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे कि ये मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सरकार ऐसी नीतियां चला रही है और लगातार देश के गृह मंत्री ने ऐलान कर रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को सफाया करना है। इसको लेकर सरकार अग्रसर नजर आ रही है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है और नक्सलियों के द्वारा भी आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जी प्रिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी विधानसभा के मोहतरा तैली गांव में आयोजित शनिदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने भक्ति भाव से शनिदेव के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर गांव में भव्य शनिदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। शनिदेव की दृष्टि में कोई राजा और रंक नहीं है, सब एक समान है। शनिदेव की भक्ति से अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शक्ति मिलती है। कांग्रेस पीसीसी दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर फर्जीवाड़े के लिए बीजेपी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हीं के प्रवास वाले जिले में ही घोटाले हो रहे हैं। बीजेपी हर जगह घोटाला कर रही है और जल और जंगल जमीन सबको बेच रही है। हर जिले में यहाँ पुलिस भर्ती घोटाला हो जाता है। गृह मंत्री के प्रभार जिले में उनके संरक्षण से यहाँ अवैध शराबें बिक रही है। और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, वो नकली होलोग्राम, ये बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस सरकार पर कि नकली होलोग्राम से शराब बिक रही है। आज तो सिर्फ एक, मैं समझता हूं एक डेमो है कि राजनांदगांव बमलेश्वरी के धरती में इतना बड़ा सरकार कर्मकांड कर रही है, नकली होलोग्राम से बेच रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में क्या हालत होगा। शराब पूरी नकली बिक रही है, शराब की गंगा बह रही है। सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को नकली शराब और नकली होलोग्राम से लूटने का काम कर रही है। इसका कांग्रेस कमेटी विरोध। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। मुख्यालय में पार्टी का झंडा भी लहराया गया। ठीक हो गया? हाँ ठीक है। राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित, राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं भाजपा के स्थापना दिवस पर अपने खून पसीने से सींचकर भाजपा को वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं, जो वट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार के द्वारा सींचा गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पुष्पित और पल्लवित हुआ, वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का
सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा के स्थापना दिवस के साथ ही आज विशेष अवसर है रामनवमी का पर्व है। मैं आप सभी को रामनवमी पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम रामनवमी का पर्व अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर मना रहे हैं। साथियों, आज से 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को एक नई दिशा और वैचारिक मार्गदर्शन देने का काम किया। आज उसी दीप का उजाला पूरे विश्व में फैल चुका है और दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। यदि आज हमारी पार्टी को ये मुकाम हासिल हुआ है तो इसके पीछे हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं का कई दशकों का समर्पण है, त्याग है और विश्वास, और मैं कहूं कि कड़ा परिश्रम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम है, और हमने हमेशा ही राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथियों, देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वंचितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अनुभव किया कि कांग्रेस की नीतियों से न केवल लोकतंत्र की सुनहरी किरण देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती है और न देश में राष्ट्रीय एकता की भावना आ सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अंत्योदय के सिद्धांत को मूल में रखकर आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी सहित कुछ अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर 1951 में जनसंघ की स्थापना की गई। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर को भारत से अलग मानने के खिलाफ थे और धारा 370 के घोर विरोधी थे, और जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। आज हमें गर्व है कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने जैसा महान कार्य करके दिखाया, जो वास्तव में इसके लिए देश की आजादी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी लोगों की प्रतीक्षा थी। उस प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। जनसंघ से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पार्टी के प्रथम अधिवेशन में, जो अभी आदरणीय नरेश बंसल जी ने कहा कि उनके द्वारा ये शब्द कहे गए कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, उसी पल देश के पुनः विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। भारत दुनिया के अंदर शक्तिशाली भारत बनेगा, ये उसी क्षण तय हो गया था। आज अटल जी के शब्द पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहे हैं। आज देश में जन संतुष्टि का कमल पूरे उत्साह के साथ खिलखिला रहा है। अनेक राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा संघर्षों से भरी यात्रा रही है। कौन भूल सकता है आपातकाल का वो काला दिन जब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई
हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया और 1984 का वो आम चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में केवल 2 सीटें रह गई, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी पर हंसते थे, व्यंग करते थे, आज वही दल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। साथियों, वर्ष 1986 के आम चुनाव में अटल जी के नेतृत्व में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई और प्रथम बार देश की गद्दी पर कोई स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में बैठा। उसके बाद 1998 और फिर 99 में विभिन्न दलों को साथ लेकर देश में विकासवादी सोच पर आधारित एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर अटल जी ने विश्व को दिखा दिया कि हम सबको साथ लेकर अच्छी सत्ता चला सकते हैं। 26-26, 27-27 दलों की सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक सिद्धांत और एक नीति और नियत के आधार पर सरकार चलाई गई, उस सरकार ने आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन भी कर सकती है। आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारी पार्टी में एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश का एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं पर पूर्ण विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करता है। जहां आज देश में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि नेतृत्व पर केवल और केवल एक परिवार का एकाधिकार है, एक परिवार ही चला सकता है। देश के अंदर अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार परिवारवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर तमाम प्रकार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने का प्रयास करते हैं। वहीं भाजपा अपने प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, उसकी कार्यकुशलता और क्षमताओं का लाभ दूसरों तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक उस राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस किया और उसके नुकसान से देश को बचाने में सफलता प्राप्त की। वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश में कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिक संशोधन कानून, वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए शुरू की गई अनेक योजनाएं, अगर मैं उनका नाम लूं तो काफी सारी योजनाएं, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। कोरोना महामारी में शुरू की गई योजना गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें देश के एक बड़े 80 करोड़ के आसपास आज इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि योजना 2020 में प्रारंभ की गई और उसको 2029 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया, यानी कि 2029 तक ये योजना अनवरत रूप से चलेगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दौड़ में तेज गति से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करना है। बेरोजगारी दर में भी रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को हमने पीछे छोड़ने का काम किया है।
हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही अभी हाल में हमने प्रदेश में एक सशक्त भू कानून भी लागू किया है। अब यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड के लोगों की जमीनों को अवैध तरीके से खरीदने या खुर्द बुदने करने का प्रयास करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही हमने जहां उत्तराखंड में एक और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। यदि मैं नकल कानून की बात करूं तो हम सभी के लिए और प्रसन्नता की बात है कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हुई और किसी भी एक मामले में भी कोई मामला विवादित नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया, कहीं पर भी नकल का मामला नहीं आया। और सबसे बड़ी संतुष्टि तब होती है जब हम राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं तो उन चयन हुए अभ्यर्थियों के माता पिता मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बेटा और बेटी पिछले कई सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चयन नहीं हो रहा था। मेहनत करते थे, इनके अंदर प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी और माँ बाप भी अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर गरीबी में जो भी सामर्थ्य हो सकती थी और सब करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल कानून आने के बाद अब उन्हीं अभ्यर्थियों का एक परीक्षा के साथ साथ 2, 3, 4 परीक्षाओं में एक साथ जो है उनका चयन हुआ। ये परिवर्तन हुआ है और प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां से अभी पीसीएस परीक्षा के परिणाम में तहसीलदार या एसडीएम में राज्य के नौजवान युवा भाई बहनों की नियुक्तियां न हुई है। साथियों, विपक्षी सरकारों में केवल और केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं, लेकिन जो योजना हम शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं रोकते हैं। पहले के समय में योजनाओं का शिलान्यास तो होता था, लेकिन उनका लोकार्पण कई वर्षों तक दिखाई नहीं देता। ऐसे कई उदाहरण हैं। अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश के अंदर आज जो 50 साल 60 साल से जिनको स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, वो सारी योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं। मैं ये देहरादून की बात करूं तो लखवाड़ बांध पिछले 50 सालों से लगातार प्रतीक्षा थी और देश की एक महत्वपूर्ण योजना है, राष्ट्रीय महत्व की योजना है और 50 सालों में भी उसको स्वीकृति नहीं मिली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।